हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स को आपके सामने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने उस समय भी बताया था कि मैं इस वीडियो लेक्चर को जो थ्योरम से रिलेटेड है इसको दो पार्ट्स में बाइफरगेट करूंगा, क्योंकि थ्योरम्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं सारी थ्योरम्स को एक ही वीडियो में प्रूफ करता तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता लेंथ में, इसीलिए मैंने उसके दो अलग अलग पार्ट्स किए। मैंने कुछ थ्योरम्स इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड करी हैं और कुछ थ्योरम्स जो हैं उसका वीडियो लेक्चर मैं आज बना रहा हूं, जिसमें मैं जो बची हुई थ्योरम्स है सब ग्रुप से रिलेटेड उनके प्रूफ्स को डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जो पार्ट 1 है थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स का, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप अभी जाके एक बार उस वीडियो पे विजिट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं बची हुई जो सब ग्रुप से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, उनके प्रूफ्स को डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं पहली थ्योरम की, ठीक है ना, आज के वीडियो लेक्चर की सब ग्रुप से रिलेटेड पहले थ्योरम की और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम की। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले पहले थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट non-empty finite सबसेट H, एक नॉन एम्प्टी आपको फाइनाइट सबसेट H दे रखा है, क्लियर है, किसी भी ग्रुप G का, ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, थ्योरम क्या कहती है कि एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H आपको दे रखा है किसी भी ग्रुप G का, तो ये जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है आपका, ये ग्रुप कब बनेगा, इज सेड टू बी अ ग्रुप, इज सेड टू बी अ ग्रुप या is said to be a subgroup, is said to be a subgroup if and only if, केवल और केवल तब, इसको if and only if कहते हैं, जब A बिलोंग करे H में एंड B बिलोंग करे H में, इंप्लाइज, और A और B का जो प्रोडक्ट है यानी A इंटू B वो भी बिलोंग करे H में। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गई, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H दे रखा है किसी भी ग्रुप G का, ठीक है, तो ये जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है इज सेड टू बी अ ग्रुप, ये ग्रुप कब कहलाएगा, केवल और केवल तब जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी A बिलोंग करे H में, B बिलोंग करे H में और A इंटू B यानी A और B का प्रोडक्ट भी बिलोंग करे H में। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो यहां पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग रही है, तो यहां पे हम दो अलग अलग पार्ट्स में इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में हम क्या कहेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो H है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट, ये एक सब ग्रुप है, ठीक है, और हम इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे यानी कि लेके आएंगे, यानी कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है आपका वो एक सब ग्रुप है, कब, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे, इस कंडीशन को अज्यूम करके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H है आपका वो एक सब ग्रुप होगा। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, थ्योरम यही कहती है, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G
इज सेड टू बी अ सब ग्रुप, यानी एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H किसी भी ग्रुप G का सब ग्रुप तब कहलाएगा केवल और केवल तब जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H आपका सब ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके प्रूफ को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए थ्योरम को करने से पहले थ्योरम का प्रूफ आना बहुत जरूरी। थ्योरम को करने से पहले मतलब उसको प्रूफ करने से पहले हमें उसके स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें यह समझ में नहीं आएगा कि थ्योरम हमसे क्या प्रूफ करवाना चाह रही है तो हम उसका प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर करता हूं अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि जो चीज हम प्रूफ कर रहे हैं वो कहना क्या चाह रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल प्रूफ है। सबसे पहले हम नेसेसरी पार्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम नेसेसरी पार्ट को लेके चलेंगे, है ना, नेसेसरी पार्ट यानी कि इंप्लाइज वाला। ठीक है, यानी कि अब हम यहां पे ये लेके चलेंगे कि एक जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो एक सब ग्रुप है किसका? ग्रुप G का। तो अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट H ग्रुप का सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो नेसेसरी पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे? लेट जो H है आपका वो एक फाइनाइट सब ग्रुप है फाइनाइट सब ग्रुप है G का। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो H है आपका वो क्या है? वो एक फाइनाइट सब ग्रुप है किसका? G का। क्लियर है? अब देखिए आगे, और एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे फाइनाइट की बात हो रही है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स H के अंदर मौजूद होंगे वो फाइनाइट होंगे। क्लियर है? तो ये भी चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जो थ्योरम है उसमें फाइनाइट सबसेट की बात हो रही है। अब देखिए नेसेसरी पार्ट में ये जो H है ये एक फाइनाइट सब ग्रुप है G का। अब देन तो अगर H जो है ये हमने माना है कि फाइनाइट सब ग्रुप है G का, देन H विल बी क्लोज्ड फॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। देन H जो H है आपका विल बी क्लोज्ड with respect to the binary operation of G। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, और ये चीज हमें मालूम है। देखिए अगर H एक फाइनाइट सब ग्रुप हमने G का माना है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो H है वो अपने आप में एक ग्रुप होगा, यानी वो ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होना, इनवर्स कम, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमने माना H एक फाइनाइट सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब ये है कि H क्लोज्ड होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G। और स्टूडेंट्स ये वाली जो थ्योरम है हमारी, ये हम मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लिया है। आप चाहो तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हो, प्रूफ इसी तरीके से होगा। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव बाइनरी ऑपरेशन लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर मल्टीप्लीकेटिव बाइनरी ऑपरेशन है और हमने माना है H जो है फाइनाइट सब ग्रुप है G का, यानी H के अंदर भी मल्टीप्लीकेटिव बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया देयरफॉर अगर हम कोई एक एलिमेंट AH का लें एंड एक और एलिमेंट BH का लें, तो इसका मतलब ये है कि A इंटू B जो है वो भी H में बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई? और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था? यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी कि हम लेके चले थे H एक फाइनाइट सब ग्रुप है G का, देन H विल बी क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G,
और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई एक एलिमेंट ए लिया एच का, दूसरा एलिमेंट बी लिया एच का, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो भी एच में बिलोंग करेगा। समझ में आ गई? ये हो गया इसका नेसेसरी पार्ट। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। देखिए कन्वर्स पार्ट। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने एक थ्योरम डिस्कस करी थी जिसको वन स्टेप टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है किसी भी ग्रुप का, तो उस वन स्टेप टेस्ट से यानी उस थ्योरम की हेल्प से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है ये सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है ना? तो उस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट था, बस मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी थी। उसमें स्टेटमेंट ये था कि सपोज कीजिए अगर H सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, तो इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब होगा जब A बिलोंग करे H में, B बिलोंग करे H में और A इंटू बी इनवर्स बिलोंग करे H में। ये वाली थ्योरम स्टेटमेंट जो था स्टूडेंट्स, ये इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो क्या थ्योरम थी कि अगर H एक सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, तो इसका मतलब ये है कि A कोई एलिमेंट H में बिलोंग करेगा, B कोई एलिमेंट H में बिलोंग करेगा और A और B का इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी H में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरम है ये इसी थ्योरम से रिजेंबल है, मतलब मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे फाइनाइट सबसेट की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पे बी इनवर्स ना आके सिंपली ए इंटू बी है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? यानी कि आप ये जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर मैंने डिस्कस किया था आपसे, जिसमें मैंने ये वाली थ्योरम डिस्कस करी थी, इस थ्योरम की हेल्प से भी आप किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हो और आप इस थ्योरम की हेल्प से भी किसी भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट H को सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हो। तो आप इन दोनों थ्योरम्स की हेल्प से किसी भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें और इसमें थ्योरम में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक तो फाइनाइट सबसेट का फर्क है और दूसरा इनवर्स का फर्क है, या A इंटू बी इनवर्स H में बिलोंग कर रहा हो या सिंपली A इंटू बी H में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैंने आपको एक बार बताई थी कि ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे ये वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा, इससे पहले वाला जो इसका पहला वाला पार्ट है जिसमें मैंने स्टार्टिंग में थ्योरम्स डिस्कस करी थी सब ग्रुप से रिलेटेड, तो एक बार आप मेरा वो वाला वीडियो लेक्चर पे विजिट कर लीजिए। आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, क्योंकि ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये उसी का सेकंड पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कन्वर्स पार्ट की। ध्यान से समझिएगा, कन्वर्स पार्ट मतलब अब इसका अपोजिट, यानी कि अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो गिवन कंडीशन दे रखी है ये ट्रू है, और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H है, आपको ये दिखाना होगा ये H एक सब ग्रुप होगा G का। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम मान के चलते हैं ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमने ये मान लिया, लेट A belongs to H, B belongs to H implies A into B belongs to H। ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है, जो दे रखा है। क्लियर है? अब हमें क्या दिखाना है? अगर ये हमने अज्यूम किया तो हमें ये दिखाना है ये जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H है ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा G का। तो देखिए इसको कैसे दिखाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, देन देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी ग्रुप का कोई एक एलिमेंट उठाएं और उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं, तो जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो भी उसी ग्रुप का होगा। बात समझ रहे हो?
यानी अगर हम किसी भी ग्रुप से कोई एलिमेंट उठाएं और उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, तो जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो उसी ग्रुप का होगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लो मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया h का a, ठीक है, एलिमेंट उठाया। अब मैंने क्या किया, मैंने a इंटू ए किया तो मुझे a स्क्वायर मिला, तो जाहिर सी बात है ये भी h में बिलोंग करेगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगेन दोबारा से मैंने a एलिमेंट लिया h का, और ये जो a स्क्वायर है जो कि पहले से h में बिलोंग कर रहा है, ये मैंने लिया एक एलिमेंट। ठीक है, पहले मैंने a लिया h का एक एलिमेंट, और a को मैंने a के साथ ही ऑपरेट कराया, यानी a इंटू ए किया तो a स्क्वायर मिला, ये भी h में बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने दोबारा से फिर a लिया h का एलिमेंट, और उसके बाद मैंने a स्क्वायर लिया, वो भी h का एलिमेंट है। तो यहां पे अगर मैं a इंटू ए स्क्वायर करूंगा तो a क्यूब मिलेगा, ये भी h में ही बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है क्लियरली? अब देखिए, अगर मैं इस स्टेप्स को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो यहां पे मुझे एक एलिमेंट मिला a की पावर 1, दूसरा मिला a स्क्वायर, तीसरा मिला a क्यूब, मैं आगे करता जाऊंगा तो a की पावर 4 अप टू a की पावर n अप टू, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 अप टू a की पावर n, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? ये सारे के सारे h में बिलोंग करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप एक चीज देखिए कि ये जो आपका h है ये क्या है? ये फाइनाइट सबसेट है। फाइनाइट सबसेट है, इसका मतलब ये है कि एक फिक्स पॉइंट के बाद ये जो पावर है ये रिपीट करने लगेंगी, यानी डिस्टिंक्ट पावर नहीं आएंगी, यानी एलिमेंट्स रिपीट करने लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम फाइनाइट सबसेट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब सपोज करिए a की पावर n के बाद में ये जो a की पावर n है इसके बाद में जो पावर्स हैं वो रिपीट करने लगी। ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, तो हम यहां पे ये लिखेंगे बट h क्या है? एक फाइनाइट सबसेट। h इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ G। ठीक है, सो ऑल द पावर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सो ऑल द पावर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। सारी पावर्स जो हैं वो आपकी डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। सारी पावर डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के बाद में इसकी जो पावर्स हैं आपकी वो रिपीट करने लगेंगी। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैंने मान लिया a की पावर n के बाद में जो इसकी पावर्स हैं वो क्या होने लगी? वो रिपीट करने लगी। ठीक है ना? तो अब देखिए, इसको मैं नेसेसरी पार्ट जो है वो रब कर दे रहा हूं। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा रहने दे रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने लिखा h जो है वो एक फाइनाइट सबसेट है G का, सो ऑल द पावर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो सारी पावर डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। तो मैंने मान के चला, मैंने अज्यूम किया लेट कि कोई एक a की पावर i बराबर है a की पावर j के। ठीक है, ये कोई दो एलिमेंट्स हैं, ये बराबर है। ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं दोनों तरफ a की पावर माइनस j से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ a की पावर माइनस j से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ओह सॉरी, यहां पे j आएगा। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a की पावर i माइनस जे बराबर a की पावर 0। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहां पे एक चीज देखिए, ये जो i माइनस जे है इसको मैंने मान लिया r, और ये r क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में आ गई, ये r क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो मैं लिख सकता हूं a की पावर r बराबर e, क्योंकि a की पावर 0 किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। और यहां पे e क्या है, आइडेंटिटी ऑफ g क्या है, e क्या है आपका, आइडेंटिटी ऑफ g। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो मैंने ये अज्यूम करा कि भाई कोई दो एलिमेंट है इसी में सेट में वो सेम है, यानी मैंने माना a की पावर i बराबर a की पावर j है। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ a की पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया a की पावर i इंटू ए की पावर माइनस जे, और यहाँ हो गया a की पावर j इंटू ए की पावर माइनस जे। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर i माइनस जे बराबर a की पावर 0। अब i माइनस जे को मैंने r मान लिया, और r यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। तो a की पावर 0 क्या होगा, e होगा, तो a की पावर i बराबर e, e क्या है, आइडेंटिटी ऑफ g, e क्या है, आइडेंटिटी ऑफ g। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये a की पावर r जो है ये एलिमेंट किसका है, h का है। तो अगर a की पावर r एलिमेंट h का है, इसका मतलब a की पावर r बराबर e है, तो e भी h में बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आई, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे a की पावर r बराबर e है, और e आइडेंटिटी है g का, और a की पावर r जो है वो बिलोंग कर रहा है h में। तो अगर a की पावर r h में बिलोंग कर रहा है और a की पावर i e के बराबर है, तो e भी h में बिलोंग करेगा, यानी कि h के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंटेन कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन g, सॉरी h, है ना। अब इस कन्वर्स पार्ट को भी मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इज कंटेन इन h। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी h में आ गया। ठीक है, अब दोबारा देखिए स्टूडेंट्स अगेन, अब अगर मैं a की पावर r माइनस 1 करूं, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, a की पावर r इंटू ए की पावर माइनस 1। अब देखिए a की पावर r किसके बराबर है, e के, तो e इंटू ए इनवर्स हो गया, e इंटू ए इनवर्स हो गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा, और ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा। भाई a की पावर r माइनस 1 को मैंने लिख दिया e की पावर r इंटू ए की पावर माइनस 1। अब a की पावर r e के बराबर है, तो ये हो गया e इंटू ए इनवर्स, तो e इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, h में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि h के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स कंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये है, थस each element has its inverse in h, each element has its inverse in h। ठीक है, यानी h के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो h है वो एक सब ग्रुप है, देयरफॉर h will be a subgroup of G। क्लियर है स्टूडेंट्स, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नेसेसरी पार्ट में हम क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे कि कोई एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H है किसी भी ग्रुप G का, वो सब ग्रुप कब होगा, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये हमने नेसेसरी पार्ट में प्रूफ कर दिया। और कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चले थे, हमने ये माना था कि ये जो गिवन कंडीशन है ये सही है, यानी हमने अज्यूम कर ली थी कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन हमने अज्यूम कर ली थी, और हमने ये दिखा दिया अगर ये कंडीशन हम अज्यूम करते हैं तो जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H होगा वो क्या बन जाएगा, वो एक सब ग्रुप G का बन जाएगा। बात समझ में आ गई।
क्लियर है स्टूडेंट? सिंपल प्रूफ है, कोई थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना है। एक बार अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझ लोगे, ध्यान से समझ लोगे मेरे वीडियो को देख के, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम्स में ये थ्योरम अक्सर कर आ ही जाती है। क्लियर है? देखिए अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ। स्टूडेंट्स अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरीके का थ्योरम्स में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अगली थ्योरम क्या कहती है? अगली थ्योरम कहती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप G स्टार, ऑफ अ ग्रुप G स्टार, ठीक है, इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार, इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ G स्टार, ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम ये कहती है कि कोई भी आप दो सब ग्रुप्स उठाओ किसी भी ग्रुप G स्टार के, अगर उन दो सब ग्रुप्स का आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी एक सब ग्रुप आएगा इसी ग्रुप G स्टार का। यहां पे स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है? यानी कि अगर आप कोई भी दो सब ग्रुप्स लेते हो किसी भी ग्रुप G स्टार के और उन दोनों सब ग्रुप्स का आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको एक नया सब ग्रुप मिलेगा, वो भी इस ग्रुप G स्टार का ही होगा। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट क्लियर है? अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, इसका अब प्रूफ देखते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि H1 एंड H2 ये कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G स्टार के, be a two subgroups of a group G स्टार, ठीक है। ये हमने मान लिया क्योंकि हमें दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन दिखाना है कि भाई दो सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब ग्रुप होगा G स्टार का, ये हमें दिखाना है। तो हमने क्या करा, H1 और H2 ये दो सब ग्रुप्स मान लिए किसके? ग्रुप G स्टार के। अब देखो यहां पे सिंस अब देखो H1 और H2 अगर ये दो सब ग्रुप्स हैं तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गई इन्वॉल्व, तो E कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो H1 में, और वही आइडेंटिटी एलिमेंट जाहिर सी बात है H2 में होगा, ठीक है। क्यों? H1 और H2 किसके सब ग्रुप है? ग्रुप G स्टार के। तो देखो ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H1 में भी होगा और H2 में भी होगा, तो E कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये H1 में भी बिलोंग कर रहा है और H2 में भी, तो इसका मतलब ये है कि जो E होगा वो H1 इंटरसेक्शन H2 में भी बिलोंग करेगा। ये आपको मालूम है, दो सेट का अगर इंटरसेक्शन लो तो दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस इंटरसेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। तो ये देखो H1 इंटरसेक्शन H2 में आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देन H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो क्या है? वो नॉन एम्प्टी है, यानी उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो मौजूद हो गई होगा, ठीक है। अब देखो नाउ लेट, हमने मान लिया कोई दो एलिमेंट्स उठाए A और B जो कि बिलोंग कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 में, ठीक है, क्योंकि हमने ये तो यहाँ पे शो कर ही दिया कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है नॉन एम्प्टी, यानी उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है।
तो हमने कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए A और B H1 इंटरसेक्शन H2 से। अब देखिए अगर A कॉमा B H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो A और B है वो H1 में भी आएंगे और A और B H2 में भी आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है A भी अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहे हैं तो A भी H1 में भी आएंगे, A भी H2 में भी आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने डिस्कस किया था वन स्टेप टेस्ट, वही वन स्टेप टेस्ट यहाँ पे लगेगा। और वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि अगर H सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब कोई एलिमेंट AH में बिलोंग करे, फिर कोई एलिमेंट BH में बिलोंग करे और A इंटू B इनवर्स BH में बिलोंग करे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है स्टार, तो यहाँ पे A स्टार B इनवर्स आ जाएगा, सिंपल। क्लियर है? तो ये जो वन स्टेप टेस्ट है जो मैंने इससे पहले वाली थ्योरम में प्रूफ किया था, जो अभी भी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट थ्योरम में, तो ये वाला जो आपकी वन स्टेप टेस्ट है ये इसमें अप्लाई होगा, यानी ये जो रिजल्ट है ये इसमें अप्लाई होगा। अब देखिए ये जो टेस्ट है आपका ये इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे A भी H1 में भी है और A भी H2 में भी है, और H1 और H2 ये दोनों सब ग्रुप्स हैं, ये हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है देन बाय वन स्टेप टेस्ट, तो वन स्टेप टेस्ट है, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि अगर A भी H1 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि A स्टार B इनवर्स भी H1 में बिलोंग करेगा, और अगर A भी H2 में बिलोंग कर रहा है तो A स्टार B इनवर्स H2 में भी बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार है। ठीक है, और अगर A स्टार B इनवर्स H1 में है और A स्टार B इनवर्स H2 में भी है, तो इसका मतलब ये है कि A स्टार B इनवर्स जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये इसके इंटरसेक्शन में आ गया तो हम ये कह सकते हैं बाय वन स्टेप टेस्ट कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है, ग्रुप G स्टार का। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था प्रूफ। क्लियर है? केवल वन स्टेप टेस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपने अभी तक वन स्टेप टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं आप, या उसका प्रूफ कैसे होता है, तो जो इससे पहले वाली थ्योरम है उसमें मैंने इसका पूरा प्रूफ स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया है। आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया थ्योरम का। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब अगर मैं इसी थ्योरम की जर्नलाइजेशन फॉर्म देखूं, अगर मैं इसी थ्योरम की जर्नलाइजेशन फॉर्म देखूं तो देखो स्टूडेंट्स, मान लो मैं एक फाइनाइट फैमिली ले लूं सब ग्रुप्स की, मैं एक फाइनाइट फैमिली ले लूं, या तो दो ही सब ग्रुप्स थे, अगर मान लो मैं n सब ग्रुप्स ले लूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर इफ H1 H2 H3 अप टू कहां तक Hn, है ना, be a finite family of subgroups of G star, be a finite family of subgroups, finite family of subgroups of G star, यानी जो ग्रुप G स्टार है उसके मैंने n सब ग्रुप्स ले लिए, यहां तो दो सब ग्रुप्स ही थे, अगर मैं इन n सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन करूं तो वो भी सब ग्रुप होगा ग्रुप G स्टार का।
क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो देखिए देन H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन कहां तक, अप टू HN, तो ये भी एक सब ग्रुप होगा, ये भी एक सब ग्रुप होगा ग्रुप G स्टार का, ऑफ ग्रुप G स्टार। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो ये इस थ्योरम का एक जर्नलाइजेशन फॉर्म है कि यहां पे तो हमने दो सब ग्रुप्स के लिए ये थ्योरम प्रूफ की थी। अगर मान लीजिए आप n सब ग्रुप ले लो, यानी कि एक फाइनाइट फैमिली ले लो सब ग्रुप्स की, और इन n सब ग्रुप्स का आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो भी एक सब ग्रुप होगा ग्रुप G स्टार का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो नोट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब चलते हैं एक रिमार्क की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है, आपको आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है जो कि अक्सर कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होता है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है ये। देखिए क्या है रिमार्क, ध्यान से समझिएगा। देखिए, रिमार्क कहता है कि द यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब ग्रुप्स, द यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G, ऑफ ग्रुप G, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप, इज नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? रिमार्क क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी दो प्रॉपर सब ग्रुप्स लेते हो और उसका यूनियन करो तो जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर सब ग्रुप ही मिले, या फिर एक सिंपल कहा जाए कि अगर आप कोई भी दो प्रॉपर सब ग्रुप्स लेते हो किसी भी ग्रुप G के, और अगर आप उनका यूनियन करो तो जरूरी नहीं है कि आपको एक सब ग्रुप ही मिले। बात समझ में आ रही है? ये है रिमार्क और मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है। ठीक है, अब इसको रिमार्क को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने ग्रुप लिया, ग्रुप क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये ग्रुप है। ठीक है, अब मैंने इसके दो प्रॉपर सब ग्रुप लिए, मैंने लिया H1 एक प्रॉपर सब ग्रुप मैंने लिया विच इज 2z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरा प्रॉपर सब ग्रुप मैंने लिया इसमें 3z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इसके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, mz विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जहां पे m बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, यानी m जो है वो एक इंटीजर होता है। और अगर मान लीजिए ये जो है आपका mz ये प्रॉपर सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि m ना 0 के बराबर होगा ना 1 के बराबर, क्योंकि अगर m 0 हो जाएगा तो ये पूरा ग्रुप 0 हो जाएगा, तो एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा, और m 1 हो गया तब भी एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। तो अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप आप बनाना चाहते हो तो m इंटीजर होना चाहिए और m 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक प्रॉपर सब ग्रुप लिया 2z और दूसरा लिया 3z। अब देखो, इसके अंदर सारे 2 के मल्टीपल इंटीजर्स होंगे, इसके अंदर सारे 3 के मल्टीपल इंटीजर्स होंगे। तो अगर मैं H1 यूनियन H2 लेता हूं तो इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, देखिए इसके अंदर -6, -4, -3,
-2 0 और 2 3 4 6 2 3 4 6 अप टू इंफिनिटी इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने यहां से दो एलिमेंट उठा लिए 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं H1 यूनियन H2 में। तो अगर मैं 2 + 3 करता हूं तो मुझे 5 मिलेगा, मगर 5 H1 यूनियन H2 में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज नॉट अ सब ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। तो H1 यूनियन H2 जनरली सब ग्रुप नहीं होता। अब देखो एक और चीज, मान के चलो एक बार को अगर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप हो जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहां पे एक चीज देखिए कि इफ H1 यूनियन H2 अगर मान के चलो एक बार को सब ग्रुप हो जाए, इज अ सब ग्रुप, है ना। तो अगर मान के चलो H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप हो जाता है, तो इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब H1 कंटेंट करे H2 में या फिर H2 कंटेंट करे H1 में। बात समझ में आ रही है। यानी कि एक बार को मान के चलो अगर H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि या तो H1 H2 में कंटेंट करना चाहिए या H2 H1 में कंटेंट करना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी ग्रुप को हम नहीं लिख सकते एज अ यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि अगर मान लो मैंने किसी भी ग्रुप को H1 यूनियन H2 के बराबर कर दिया और H1 और H2 दोनों प्रॉपर सब ग्रुप हैं, तो इसका मतलब ये है कि या देखो या तो ये ग्रुप ही नहीं होगा, ये जो है H1 यूनियन H2 ये सब ग्रुप ही नहीं होगा, और अगर ये सब ग्रुप है तो या तो ये H1 के बराबर होना चाहिए या ये H2 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, H1 यूनियन H2 अगर सब ग्रुप है तो या तो H1 H2 में कंटेंट करेगा तो इसका यूनियन H2 के बराबर आ जाएगा, और अगर H2 H1 में कंटेंट करता है तो इसका यूनियन H1 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिमार्क है और ये आपको आना चाहिए कि जर्नली दो प्रॉपर सब ग्रुप्स का जो यूनियन होता है वो कभी भी सब ग्रुप नहीं होता, और मैंने एग्जांपल से आपको शो कर दिया। एक बार को अगर मान के चलो H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप है तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ या तो H1 H2 में कंटेंट करे या H2 H1 में कंटेंट करे। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरम और लास्ट थ्योरम की तरफ, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि उसका प्रूफ जो है वो अक्सर कर एग्जाम्स में आ ही जाता है, बैक टू बैक आ ही जाता है, और उसका रिजल्ट जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा थ्योरम क्या कहती है। पहले स्टेटमेंट समझेंगे उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। देखिए थ्योरम क्या कहती है, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स, इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स, अगर H और K आपको दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं ऑफ अ ग्रुप G स्टार, ऑफ अ ग्रुप, या आप चाहो तो सिंपल G भी लिख सकते हो, ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, देन HK इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, देन जो HK होगा आपका
then HK is also a subgroup of G, ठीक है, is also a subgroup of G if and only if, केवल और केवल कब, केवल और केवल कब, जब HK KH के बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्या कहना चाह रही है थ्योरम, ध्यान से समझिएगा। देखिए थ्योरम ये कहना चाह रही है कि अगर H और K ये आपको कोई भी दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं किसी भी ग्रुप G के, ठीक है, H और K ये कोई भी दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं किसी भी ग्रुप G के, तो ये जो HK होगा आपका ये भी एक सब ग्रुप होगा इसी ग्रुप G का, अगर केवल और केवल कब, जब HK KH के बराबर हो, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर H और K ये दो सब ग्रुप्स हैं किसी भी ग्रुप G के, तो HK भी एक सब ग्रुप होगा इसी ग्रुप G का, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, यानी अगर HK KH के बराबर हो जाए तो, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम नेसेसरी पार्ट लेके चलेंगे, यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो HK है वो एक सब ग्रुप है और हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। फिर हम कन्वर्स पार्ट में ये मान के चलेंगे कि ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये इस कंडीशन को हम अज्यूम कर लेंगे और हम ये दिखाएंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो HK एक सब ग्रुप होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें कई प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी पार्ट की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे इम्प्लाइज, देखिए हमने मान के चले यहां पे कि जो HK है वो एक सब ग्रुप है, ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, लेट HK बी अ सब ग्रुप ऑफ G। HK क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो देन अब यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी, ध्यान से समझना। देन वी नो डेट, हमें पता है कि इफ अगर H एंड K आर सब ग्रुप्स, अगर H और K सब ग्रुप्स हैं G के, देन तो जो स्टूडेंट H का इनवर्स होगा वो H के बराबर होगा और जो K का इनवर्स होगा वो K के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर H और K ये दो सब ग्रुप्स हैं किसी भी ग्रुप G के, तो H का इनवर्स H के बराबर, K का इनवर्स K के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर ये कंडीशन है तो यहां पे हम मान के चल रहे हैं भाई HK भी एक सब ग्रुप है G का, तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है हेयर, इसका मतलब क्या है, हेयर HK इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। जो HK है वो भी तो एक सब ग्रुप है, तो अगर वो भी एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं HK का इनवर्स लूं तो वो भी HK के बराबर ही आएगा, यही मतलब है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे अब एक प्रॉपर्टी और है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि HK का होल इनवर्स K इनवर्स H इनवर्स के बराबर होता है बाय रिवर्सल लॉ। HK का अगर मैं होल इनवर्स लूं तो वो K इनवर्स H इनवर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो HK का होल इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, K इनवर्स H इनवर्स के, ठीक है, इज इक्वल्स टू HK। तो यहां पे आप लिख लो ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी को कि जो HK का इनवर्स होता है आपका वो K इनवर्स H इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये हमने ये प्रॉपर्टी लगाई थी कि अगर H और K कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, तो H का इनवर्स H के बराबर, K का इनवर्स K के बराबर। वही हम यहाँ पे लगा लेंगे कि भाई K का इनवर्स की जगह पे मैं K रख दूंगा, H इनवर्स की जगह पे H रख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू H और ये किसके बराबर था, H इंटू K। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी हम लेके चले थे HK को एक सब ग्रुप, हम मान के चले थे HK जो है सब ग्रुप है ग्रुप G का, और हमने ये कंडीशन
सेटिस्फाई करा दी कि अगर H के सब ग्रुप होगा तो KH बराबर होगा HK की। क्लियर है? ये हो गया आपका नेसेसरी पार्ट। अब चलते हैं कन्वर्स पार्ट पे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्स पार्ट पे। तो देखो कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलेंगे कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम मान लेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हम दिखाएंगे कि अगर ये सेटिस्फाई है तो H के एक सब ग्रुप होगा G का। देखिए लेट H के बराबर KH, ये हमने लेट कर लिया, लेट KH बराबर H के, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, देखो उसके बाद हम लिखेंगे देन वी शैल प्रूव डेट। हमें क्या प्रूफ करना है? देन वी शैल प्रूव डेट, हमें यह प्रूफ करना है कि H के जो है वो सब ग्रुप है G का। H के इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब यहां पे हम ये कंडीशन मान लिए कि जो KH है वो HK के बराबर है और प्रूफ हमें क्या करना है, देन वी शैल प्रूव डेट कि जो HK है आपका वो क्या है, वो सब ग्रुप है G का। ठीक है, ये इसका कन्वर्स पार्ट अब हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे कि HK एक सब ग्रुप है G का, ध्यान से समझिएगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने नेसेसरी पार्ट में एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर H और K सब ग्रुप्स हैं G के तो H का इनवर्स H के बराबर, K का इनवर्स K के बराबर। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। हमें प्रूफ करना है कि जो HK है वो एक सब ग्रुप है G का। इसका मतलब ये है कि मुझे ये लेके आना है कि अगर मैं यहां पे यही वाली हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये लेकर आना है, ठीक है ना। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे। वो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं कि अगर मान के चलो H एक सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, अगर H एक सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, देन तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं H इंटू H इनवर्स करूं तो मुझे H मिलना चाहिए। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रही है? इस प्रॉपर्टी का तो यूज हम करेंगे ही करेंगे, इसका भी यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए कन्वर्स पार्ट में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे और इसका भी करेंगे। यानी अगर H एक सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का तो H इंटू H इनवर्स H के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब यहाँ पे मैं कन्वर्स पार्ट में लेके चला हूं कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये मैंने अज्यूम कर लिया और मुझे क्या प्रूफ करना है, H के एक सब ग्रुप है G का। तो H के अगर सब ग्रुप है G का तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि H के इंटू H के का जो इनवर्स है वो H के ही बराबर है। जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर H कोई भी सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का तो H इंटू H इनवर्स H के बराबर होगा। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है। ये चीज मुझे दिखानी है कि भाई यहाँ पे H के एक सब ग्रुप है, तो अगर H के एक सब ग्रुप है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि H के और H के का इनवर्स का प्रोडक्ट H के बराबर आना चाहिए। तो ये मुझे दिखाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पे H के इंटू H के का होल इनवर्स, तो अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H इंटू के और H के का होल इनवर्स मतलब K इनवर्स H इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसको लिख लो, ये आपने यूज करी है H के का होल इनवर्स K इनवर्स H इनवर्स के बराबर। जो जो थ्योरम्स में आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो साइड में उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते चलो ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि आपने कहाँ पे किस स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, वरना नंबर कट जाएगा। तो देखो हर जगह मैं वो प्रॉपर्टी लगाता चल रहा हूँ जो जो मैंने यूज करी है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब देखो यहां पे, अब ध्यान से समझो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग H में बाहर ले सकता हूं,
और के देखो ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर है, तो यहां पे देखो H मैंने बाहर ले लिया और K इनवर्स ये एक साथ अंदर लिख लिए ब्रैकेट में, और H इनवर्स भी बाहर ले लिया। क्लियर है? तो ये बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है, देखो सबसे पहले कन्वर्स पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने अज्यूम किया था ये मुझे दिखाना है H के एक सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि एच के इंटू एच के का होल इनवर्स एच के बराबर है। अगर मैंने ये दिखा दिया तो ये साबित हो जाएगा कि एच के एक सब ग्रुप है, और ये एक प्रॉपर्टी भी होती है स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कि अगर कोई भी एच किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है तो एच इंटू एच इनवर्स एच के बराबर आना चाहिए, वही मैंने यहाँ पे लगाई है। अब ये जो है किसके बराबर हो गई, इसके एच के इंटू के इनवर्स एच इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दी कि भाई एच के का होल इनवर्स के इनवर्स एच इनवर्स के बराबर होता है बाय रिवर्सल लॉ। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एच बाहर आ गया, अंदर आ गया के इंटू के इनवर्स और एच इनवर्स भी बाहर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वही लगेगी जो अभी बताई थी। यहाँ पे जो के है आपका वो क्या है, वो एक सब ग्रुप है, जो के है आपका वो एक सब ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए, अब के सब ग्रुप है तो के इंटू के इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा के। ठीक है स्टूडेंट्स, के इंटू के इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा के, और ये हो जाएगा आपका एच के इंटू एच इनवर्स। ठीक है, ये कब हुआ, ये एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई थी, के इज अ सब ग्रुप, के इज अ सब ग्रुप। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे दे भी रखा है थ्योरम में, एच और के दोनों सब ग्रुप है। तो अगर के एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है देन के इंटू के इनवर्स के बराबर होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने अब लिख दी है। ठीक है, अब देखो के एक सब ग्रुप था तो के इंटू के इनवर्स तो के बराबर आ गया, तो यहाँ पे आ गया के, तो ये ब्रैकेट में बंद कर दिया एच के, और एच इनवर्स हमने भारी रहने दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमने अज्यूम किया था कि जो एच के है वो के एच के बराबर है, तो एच के की जगह यहाँ के एच रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने के एच रख दिया। ठीक है, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसके। तो देखो के एच बराबर हो गया आपका एच के। ठीक है, अब देखो, अब के भारी रहने दो और एच इंटू एच इनवर्स एक साथ लिख लो, लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि H भी एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि H भी एक सब ग्रुप है, तो वही सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि भाई H इंटू एच इनवर्स H के बराबर हो जाएगा। यही वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे रिपीट हुई थी वो यहाँ पे हो रही है कि H इंटू एच इनवर्स H के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे K इंटू एच इनवर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, H। अब यहाँ पे देखो हमने अज्यूम किया था कि के एच किसके बराबर है, एच के, तो ये हो जाएगा आपका एच के बराबर। और देखो स्टूडेंट्स, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ ये करना था कि अगर एच के एक सब ग्रुप है तो एच के इंटू एच के का होल इनवर्स एच के बराबर आना चाहिए। यही प्रूफ करना था कि जो एच के इंटू एच के इनवर्स है वो एच के बराबर आना चाहिए। ये आ गया आपका, आ गया। इसका मतलब ये है देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो एच के है आपका वो क्या होगा, वो एक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लियर है। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि एच के अगर सब ग्रुप है तो हमें प्रॉपर्टी लगानी थी एच के इंटू एच के का होल इनवर्स एच के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो यही प्रॉपर्टी हमने लगाई और हमने यहाँ पे एच के लिया है, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी।
ठीक है, तो ये था इसका नेसेसरी पार्ट और ये था इसका कन्वर्स पार्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल थ्योरम है, कुछ भी नहीं है थ्योरम में, केवल आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर H और K सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G के, तो H इनवर्स H के बराबर होगा K इनवर्स K के बराबर, उससे मैंने नेसेसरी पार्ट प्रूव कर दिया। कन्वर्स पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई मान लो H के अगर कोई H किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है तो H इंटू H इनवर्स H के बराबर होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी थी। उसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ यूज़ किया और मैंने कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ कर दिया कि भाई H के जो है वो सब ग्रुप है G का, तो मैं H के इंटू H के का होल इनवर्स H के बराबर ले आया और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो H के है वो सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G का। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज मैंने ये जो इसका सेकंड वाला पार्ट है इसमें मैंने सब ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी बची हुई थ्योरम्स थी वो सारी की सारी आज इस सेकंड पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दी हैं। इसके अलावा कोई और थ्योरम सब ग्रुप की नहीं है ऐसी जो कि मैंने आपको ना कराई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर था वो भी देखें और आज का वीडियो लेक्चर भी देखें, ताकि आपको जितनी भी कंप्लीट थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स पता लग सकें कि किस तरह से प्रूफ होते हैं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी नॉलेज बढ़े, उनके भी डाउट्स क्लियर हों और उनको भी फ्यूचर में इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। अब स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी तरीके का डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए। अब मिलता हूँ स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी के एक और लेटेस्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।